हेलो एवरीवन, आईवी टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें बहुत सारा हम लोगों ने सोलर कलेक्टर के बारे में पढ़ा था। देखिए सोलर कलेक्टर क्या था, सोलर कलेक्टर के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम लोग जाना था, जैसे कि एक पैराबोलिक थ्रॉट कलेक्टर के बारे में जाना था, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर के बारे में जाना और पावर टावर के बारे में जाना। यानी कि हम लोगों ने अभी तक इंपॉर्टेंट 3 कलेक्टर्स के बारे में जान लिया है। आज एक चौथा कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर। यानी कि फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर भी क्या है, एक सोलर कंसंट्रेटिंग यानी कि जो कंसंट्रेट करता है पावर को, उसका एक टाइप है। सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर का ही एक टाइप है, जिसका नाम है फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर। यानी कि फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कि फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर को जो बनाए थे उनका नाम था जियोवैनी फ्रांसिया। जियोवैनी फ्रांसिया ने सबसे पहले इस कलेक्टर को बनाया, यानी कि जो फ्रेस्नेल कलेक्टर आपको दिख रहा है, इस कलेक्टर को बनाया जो 1961 ईस्वी में बनाया इन्होंने। इन 1961 ईस्वी में जियोवैनी फ्रांसिया ने क्या किया, एक कलेक्टर बनाया जिसका नाम था फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर। आखिर ये फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर होता क्या है, तो इस लेक्चर को समझने से पहले हमको एक कवर करना होगा पहले का लेक्चर, यानी कि पहले का लेक्चर आपको कंप्लीट होना चाहिए। इसमें हम लोग पढ़े थे क्या चीज, पैराबोलिक थ्रॉट सिस्टम। पैराबोलिक थ्रॉट सिस्टम में क्या पढ़े थे, देखिए पैराबोलिक थ्रॉट सिस्टम में पढ़े थे क्या कि एक इस प्रकार का पैराबोलिक शेप का क्या होता था, एक रिफ्लेक्टर होता था, जिसके फोकस पे हम लोग क्या रखते थे, रिसीवर को रखते थे। और ये रिसीवर क्या करता था, जब लाइट यहाँ से आता था रिफ्लेक्ट होकर इस रिसीवर से होकर गुजरता था। यहाँ पर क्या होता था, लाइट कॉन्सेंट्रेट होने के कारण यहाँ पर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता था, और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाने के कारण क्या होता था कि यहाँ पर का जो लिक्विड फ्लो करवाते थे, जो फ्लूइड को फ्लो करवाते थे, वो क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस है क्या कि यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, जो रिफ्लेक्टर यूज करते थे, यानी कि जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता था, यहाँ पर फोकस होता था, जमा होता था। ये जो रिफ्लेक्टर होता था वो कौन से शेप का होता था, पैराबोलिक शेप का होता था। लेकिन इस रिफ्लेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर है, इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर हम लोग रिफ्लेक्टर का यूज नहीं करते हैं। यानी कि इसमें किसी भी तरह का कर्वेचर ज़्यादा नहीं होता है, होता है और बहुत ही कम। जनरली कौन सा रिफ्लेक्टर होता है, प्लेन रिफ्लेक्टर होता है। देखिए इस प्रकार से प्लेन रिफ्लेक्टर, जैसे कि आप देख रहे हैं क्या, एक प्लेन रिफ्लेक्टर होता है। ये जो प्लेन रिफ्लेक्टर होता है वो लीनियर होता है, लंबा होता है। मतलब कि मान लीजिए प्लेन है और ये लंबा होगा इस प्रकार से, और इसको ऐसे रख दिया गया है, जस्ट लाइक इसको ऐसे रख दिया गया है। यानी कि अब इस रिफ्लेक्टर को हम क्या कहते हैं, फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर। इस रिफ्लेक्टर का नाम दिया गया है फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर। अब क्या करता है, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह का क्या होता है, कर्वेचर नहीं होता, कर्व नहीं होता, पहला बात। दूसरा बात होता है क्या चीज कि इसमें जो कर्व होता है वो थोड़ा सा लिटिल कर्व होता है, बहुत ही कम लिटिल कर्व होता है। दूसरा बात, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात क्या होता है कि यदि हम लोग यहाँ पे कर्वेचर यूज किए थे, यहाँ पे कर्व फिगर यूज किए थे, कर्व रिफ्लेक्टर यूज किए थे, तो लाइट आ रहा था और आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से होकर जा रहा था, तो इसके फोकस से होकर जा रहा था। यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा था और रिफ्लेक्शन होकर फोकस पे कंसंट्रेट हो रहा था, जहाँ पर फ्लूइड को पास कर रहा था, फ्लूइड क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। जब यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली लाइट को पास कर रहे थे, जब ये कर्वेचर था तब वह कंडीशन। लेकिन यहाँ का कर्वेचर जो रहा क्या रहा, जो ये कर्वेचर है वो लिटिल कर्वेचर है, या तो ये प्लेन है, यानी कि ये कर्व नहीं है, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ से जो लाइट आएगा वो फोकस से होकर नहीं जा पाएगा। क्योंकि फोकस से कब जा रहा था, जब एक कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर बनता है तभी जाता है, आप जानते हैं। प्लेन मिरर का जो होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, ऐसा कंडीशन नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या रखा गया है कि इसका जो ट्यूब है वो फोकस से तो होकर जाएगा नहीं, इसलिए इस ट्यूब को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। इस ट्यूब को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। मतलब कि इसमें क्या कर दिया गया, जो रिफ्लेक्टर है, जो फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर है, उसको ग्राउंड पे रखा गया और कुछ हाइट पे ले जा करके हम लोग क्या किए, ये जो रिसीवर ट्यूब है या जो रिसीवर है वो उसको क्या कर दिए, कुछ हाइट पे ले जाकर दिए। मतलब कि इसके फोकस पे तो अब रहा नहीं, यानी कि क्योंकि क्या था, कर्वेचर था, कर्वेचर रहा नहीं, कर्व रहा नहीं। तो हम लोग क्या कर दिए इस कंडीशन में, जो एक रिफ्लेक्टर होता है, इस रिफ्लेक्टर से कुछ दूरी पर ले जाकर क्या कर दिए, हम लोग ट्यूब को रख दिए, यानी कि वहां रखिए। अब क्या होता है इसमें कि कुछ एंगल पे ये एक रिफ्लेक्टर ऐसा हम बहुत सारे क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर को यूज करते हैं। जैसे कि एक रिफ्लेक्टर, दो रिफ्लेक्टर, तीन रिफ्लेक्टर, चार रिफ्लेक्टर, यहाँ पे 4 शो कर रहे हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि लगभग 100 200 ऐसा बहुत सारा हज़ार की संख्या में होते हैं। यानी कि ऐसा बहुत सारे रिफ्लेक्टर को हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या किए हैं कि जब सनलाइट पड़ता था तो कुछ रिफ्लेक्टर यहाँ होते थे, कुछ रिफ्लेक्टर इस डिस्टेंस पे, कुछ रिफ्लेक्टर इस तरह, कुछ रिफ्लेक्टर यहाँ, कुछ सनलाइट, कुछ रिफ्लेक्टर जो सनलाइट पड़ता है वो डायरेक्टली पड़ता था, मतलब सीधे, कुछ तिरछा होकर आता था। तो उस कंडीशन में क्या किया गया कि सारे लाइट को क्या करना है, एक लाइन पे फोकस करना है। लाइन में तो जो ट्यूब है, ट्यूब जस्ट लाइक लाइन लगेगा वहां पर, तो इस लाइन पे क्या करना है, फोकस करना है।
तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो ये रिफ्लेक्टर होता था कुछ अलग अलग एंगल पे, कोई सीधा है, कुछ इस एंगल पे, कुछ ज़्यादा एंगल पे है, यानी कि अलग अलग एंगल पे वैरी करवाते थे और अलग अलग वैरी करवा के हम जो लाइट आता था, जो ऊपर से प्रकाश आता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, सन एनर्जी को इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। ये कंडीशन जो आता है किस कंडीशन में आता है, जब हम लोग कर्वेचर यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम इसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं, प्लेन मिरर का यूज कर रहे हैं तब, यानी कि प्लेन मिरर कंडीशन में कंडीशन आ रहा है। अब देखिए क्या है, इसमें जो हम लोग रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, जो रिफ्लेक्टर यानी कि हम लोग रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, वो फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर क्या होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है और नैरो होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, नैरो होता है और क्या होता है, लॉन्ग होता है। और इसमें जो कर्वेचर होता है मतलब कि कर्वेचर होता भी है, थोड़ा सा होता है, उतना ही वो भी होता है, जस्ट लाइक वो प्लेन के जैसा ही लगता है, जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे जो हम रिसीवर यूज कर रहे हैं, वो रिसीवर भी क्या होता है, आउटर साइड से ब्लैक कलर से पेंटेड होता है, आउटर साइड से क्या होता है, ब्लैक कलर से पेंटेड होता है। और ये जानते हैं कि हम लोग ब्लैक कलर से पेंट क्यों करते हैं, ब्लैक कलर से पेंट इसलिए करते हैं कि मैक्सिमम लाइट क्या कर ले, वो एब्जॉर्ब करके रखे। अब यहाँ से ट्यूब है, इस ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को पास करते हैं, और जैसे ही हम लोग यहाँ से फ्लूइड को पास करते हैं, फ्लूइड क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद आप लोग जानते हैं कि कैसे उसे हम लोग बिजली बनाना है। लेकिन फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर में एक बात यहाँ पे याद रखिएगा गया कि जो हम लोग फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर में जो फ्लूइड पास करते हैं ना, वो कोई ऑयल नहीं पास करते हैं, जो सिंथेटिक ऑयल वहाँ पास करते हैं, कोई साल्ट का सॉल्यूशन पास नहीं करते हैं, यहाँ पर से हम लोग डायरेक्टली वाटर को ही पास करते हैं। फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर जब हम बनाएं तो इसमें हम लोग क्या किए कि डायरेक्टली हम लोग क्या किए, यहाँ से वाटर को ही पास करते हैं, किसी भी तरह का फ्लूइड को, मतलब जो जैसे साल्ट सॉल्यूशन की फ्लो करवा रहे थे, ऑयल फ्लो करवा रहे थे, ये सब फ्लो नहीं करवाते हैं, डायरेक्टली यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी वाटर को फ्लो करवाते हैं। अब जैसे ही वाटर को फ्लो करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम के बाद फर्दर वो टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन अल्टरनेटर को घुमाता है, और अल्टरनेटर से हम लोग क्या बन जाता है, बिजली बन जाता है। यानी कि यहाँ पूछेगा कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ फ्लूइड यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं वाटर, वाटर डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और जब हम यहाँ पे वाटर फ्लूइड मीडियम यूज कर रहे हैं तो ये जस्ट लाइक किस साइकिल की तरह होगा, रैंकाइन साइकिल, जो हम लोग स्टीम पावर प्लांट में यूज कर रहे थे। स्टीम पावर प्लांट में क्या कर रहे थे, डायरेक्टली फ्लूइड के रूप में क्या यूज कर रहे थे, वाटर यूज कर रहे थे, इसलिए उस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, रैंकाइन साइकिल। तो जस्ट लाइक साइकिल यहाँ भी वही होगा, रैंकाइन साइकिल भी यहाँ होगा। ये देखिए कि ट्यूब होता है, ट्यूब ब्लैक कलर से पेंटेड होता है, यहाँ से क्या फ्लूइड जाता है, रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। दूसरा बात होता है क्या चीज, इसमें जो रिफ्लेक्टर होता है कहाँ होता है, ग्राउंड के पास होता है। रिसीवर क्या होता है, थोड़ा सा हाइट पे होता है, कुछ हाइट पे होता है। ये जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं अलग अलग एंगल पे होते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये भी जो रिफ्लेक्टर घूमता है, पैराबोलिक थ्रॉड सिस्टम जो था, पैराबोलिक थ्रॉड कुछ इस प्रकार से था, तो ये क्या करता था, अपने एक आपको हम बताएं थे क्या कि ये सिर्फ वन एक्सिस के अबाउट रोटेट करता था, और इसको रखते थे कैसे, नॉर्थ और साउथ ओरिएंटेशन में। ये भी क्या होता है, लीनियर भी होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। मतलब कि ये सिर्फ जैसे मान लेते हैं रिफ्लेक्टर है तो क्या कर सकता है, सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट सन को क्या कर सकता है, ट्रैक करेगा, यानी रोटेट करेगा। रोटेट क्यों करेगा, सन को ट्रैक करने के लिए। तो सन को ट्रैक करने के लिए जब रोटेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इसलिए इसको जो एक्सिस होता है, कितना एक्सिस होता है, वन एक्सिस के अबाउट इसका ट्रैकिंग सिस्टम होता है। और ये भी कैसे होता है, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में रखा हुआ होता है, जैसे कि पैराबोलिक थ्रॉड सिस्टम रखा हुआ होता था, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट। अब क्या होता है, देखिए अब होता है क्या चीज कि जो ऐसा रिफ्लेक्टर मानते पैराबोलिक थ्रॉड सिस्टम की जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, और ये यूज करने का जो पर्पस होता है क्या होता है कि इसका कॉस्ट थोड़ा सा लो पड़ता है उससे, उसके कंपैरिजन में। तो हम लोग जब इसका यूज कर रहे हैं तो उसका यूज करने से क्या होता है कि इफिशियंसी जो होता है सबसे बड़ा मायने रखता है। पैराबोलिक थ्रॉड सिस्टम में जो इफिशियंसी होता है थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, और इसको इफिशियंसी जो होता है थोड़ा सा कम मिलता है उसके कंपेयर में। मतलब कि पैराबोलिक थ्रॉड के कंपेयर में जो फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर है उसका जो इफिशियंसी है, इसका जो इफिशियंसी है थोड़ा सा कम होता है। अब कम होता है तो मान लेते हैं अगर एक पैराबोलिक थ्रॉड कलेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, वन पैराबोलिक थ्रॉड कलेक्टर, तो एक पैराबोलिक थ्रॉड कलेक्टर जब हम लोग यूज करते हैं या उसको जब हम लोग रिप्लेस करेंगे, उस एक पैराबोलिक थ्रॉड सिस्टम को जब रिप्लेस करेंगे तो ऐसा 10 से 12 फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर जब हम लोग लगाएंगे तब उसकी इक्विवेलेंट आ पाता है। ऐसा 10 से 12 रिफ्लेक्टर अगर हम लोग लगाते हैं तब उसका इक्विवेलेंट आ पाता है। अब हम लोग आते हैं जानते हैं कि सर जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो होता है, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, तो सबका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो कुछ ना कुछ था, इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो होता है वो 30 से 50 ही होता है, 30 to 50। यही इसका वर्किंग क्या है कि लाइट जब आता है तो जो ये लाइट जो आता है तो क्या होता है कि रिफ्लेक्टर से टकराता है, रिफ्लेक्टर से पास पहुंचने के बाद रिफ्लेक्टर से टकराने के बाद क्या होता है, रिसीवर के पास जाता है, और रिसीवर के पास क्या होता है, सारा लाइट क्या होता है कि जमा होता है, और जमा होने के बाद वहां से क्या होता है, हीट एनर्जी को यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और जब हम लोग फ्लूइड को पास करते हैं तो फ्लूइड को पास करने के बाद क्या होता है, फ्लूइड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम फर्दर क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन फर्दर जो होता है अल्टरनेटर को घुमाता है, अल्टरनेटर से बिजली बन जाता है। यही इसका क्या है, पूरा का प्रोसेस है, एक पूरा का कंस्ट्रक्शन इसी प्रकार का है। एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, ये छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं है।
अब समझते हैं क्या कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया क्या, नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर पढ़ लिया। अच्छा, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेंगे क्या कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं क्या चीज का। कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर, जो कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर जो बताया था उसका 4 टाइप था, तो 4 टाइप, ये लास्ट टाइप था जो हम लोग 4 टाइप को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्या होता है कि हम लोग उसके एडवांटेज को देखते हैं, यानी जो कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर है, एक जगह पर हम लोग पावर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, उसका क्या एडवांटेज है, उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। इसके एडवांटेज को यहाँ दिखाया गया, डिसएडवांटेज को यहाँ पे दिखाया गया है। अब पहला इसका एडवांटेज होता है क्या, ये थोड़ा सा सिंपल कंस्ट्रक्शन का होता है। इसका जो देखने में लगेगा थोड़ा सा सिंपल लगता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होता है, बट कंपैरिजनली देखेंगे अगर तो ये थोड़ा सा सिंपल कंस्ट्रक्शन का होता है। और इसमें जो मटेरियल यूज करते हैं, सेम टेम्परेचर को ऑब्टेन करना है हमें, मतलब कि जैसे कि हम 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, हमें 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो वैसा अगर हम नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर बहुत सारा यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर के यूज करके हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करवाते हैं 500 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, मटेरियल इसमें यूज करते हैं थोड़ा सा कम पड़ता है। अब जब मटेरियल आप सोचिए, जब मटेरियल इसमें कम लगा है, तो मटेरियल कम लगने के कारण क्या होगा, इसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम ही होगा रिलेटिवली, अगर उतना टेम्परेचर को ऑब्टेन करना है तो। यानी कि किसी एक फास्ट टेम्परेचर को ऑब्टेन करने के लिए इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है थोड़ा सा लो मटेरियल यूज किया जाता है, कम मटेरियल यूज किया जाता है। और दूसरा होता है क्या चीज, इसका जो ये इसमें जो मटेरियल यूज किया गया कम किया, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है इसमें। अब क्या होता है, अब देखिए हम लोग क्या कहते थे, लाइट को क्या कहते थे, किसी एक पॉइंट पे फोकस करते थे। जैसा कि इसमें हम लोग क्या किए हैं, फ्रेशनल इफेक्ट में हम लोग क्या किए हैं कि बहुत सारे लाइट को हम क्या किए, छोटे से एरिया में, बहुत बड़ा एरिया तो है नहीं, छोटे से एरिया में हम लोग क्या किए, फोकस किए। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्बर एरिया हुआ, यानी कि जो लाइट को एब्जॉर्ब किया, वो जो एरिया हुआ वो क्या हुआ, बहुत ही कम हुआ, यानी कि एब्जॉर्बर एरिया जैसे ही कम गया। अब मान लेते हैं कि इस एब्जॉर्बर एरिया को कम कर दिए, अब एब्जॉर्बर एरिया कम है तो यहाँ पर जो लाइट जा रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, लाइट बढ़ जाएगा। एरिया कम किया तो इंटेंसिटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस मान लीजिए इतना बड़ा होता है, पूरा बोर्ड होता, एक पूरा जो बोर्ड दिख रहा है पूरा बोर्ड होता, तो लाइट यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ पे सारे जगह पे जाता लाइट। अब सारे जगह पे लाइट जाने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इंटेंसिटी क्या होता, बढ़ जाता। लेकिन एरिया को इसको पूरा को एरिया को कंप्लीट से छोटा कर, जितना बड़ा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, लाइट का बढ़ जाएगा। अब लाइट का इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाता है, क्यों ऐसे क्यों बढ़ जाता है, बढ़ जाता है क्योंकि एब्जॉर्बर एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। अब मान लीजिए कि एब्जॉर्बर एरिया जैसे ही घट गया, एब्जॉर्बर एरिया घट गया, तो इसके कारण जो हीट लॉस होता है वो भी बहुत कम होता है। अब मान लीजिए इतने पूरे बड़े बोर्ड में क्या होता है कि हीट मिलता है, तो हीट यहाँ से भी लॉस होता है, यहाँ से भी लॉस होता है, यहाँ से भी लॉस होता है, सारी जगह से हीट लॉस होता है। लेकिन जैसे इसको छोटा कर दिए हैं, तो इतने बड़े में जितना हीट लॉस होना है होगा सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में जो हीट लॉस होता है, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर जो होता है, जो कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर हम यूज करते हैं, तो सराउंडिंग में जो हीट लॉस होता है क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। अब क्या होता है, अब छोटा सा एरिया एब्जॉर्बर एरिया क्या होता है, बहुत ही छोटा हो जाने के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर के वैल्यू भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एब्जॉर्बर एरिया छोटा कर दिए हैं, अब उसी छोटा एरिया में क्या कर रहा है, लाइट फोकस कर रहा है, तो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर को जाता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इसमें क्या है, अब देखिए कि यहाँ पर एब्जॉर्बर एरिया बहुत ही छोटा है, इसको ट्रीटमेंट भी थोड़ा छोटा ही चाहिए होगा। जब बहुत बड़ा एरिया रहेगा तो बहुत ज़्यादा फॉल्ट होगा। इसमें क्या है कि अगर हम लोग छोटा सा एरिया में ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत ही कम ट्रीटमेंट करना होगा, यानी वही इसमें क्या है कि सिलेक्टिव सरफेस ट्रीटमेंट क्या होता है, कम होता है। अब क्या होता है, किसी जगह पे हम लोग एंटी फ्रीज यूज करते हैं। एंटी फ्रीज क्या होता है, जो किसी जगह पे फ्लूइड को जमने से रोकता है। यहाँ पर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे कोई भी फ्लूइड जम सकता है क्या, कभी भी नहीं जम सकता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस कंडीशन के कारण, इस टेम्परेचर, इसके कारण क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर की बात करते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे एंटी फ्रीज मटेरियल का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एंटी फ्रीज मटेरियल को डालते हैं ताकि हम लोग उसको जमने से रोकें। इसका कुछ एडवांटेज था इतना, कुछ डिसएडवांटेज भी है। कुछ डिसएडवांटेज कैसे देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक डायरेक्ट रेडिएशन बताए थे आपको, एक इनडायरेक्ट रेडिएशन बताए थे, जिसको हम लोग डिफ्यूज रेडिएशन बोलते हैं। डायरेक्ट रेडिएशन क्या था, जो मान लेते हैं कि यहाँ पर सन था, सन के कारण क्या कर रहा है, सन को ट्रैक करके तो आसानी से लाइट को यहाँ पे जमा कर दे रहा है। लेकिन कुछ डिफ्यूज रेडिएशन जो होते हैं, जो कहीं से टकरा कर आते रहते हैं, कहीं बादलों से टकरा के आ रहे हैं, कहीं कुछ से टकरा के आ रहे हैं, तो उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। जरूरी नहीं कि सन की तरफ से भी आए, इधर से भी आ रहे होंगे, इधर से भी आ रहे होंगे, कहीं से भी आ रहे होंगे, तो वो जो होते हैं यहाँ पर जमा नहीं हो पाते हैं जल्दी। मान लीजिए यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहे थे, यहाँ से निकलने को उधर चले गए, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहे थे, आने को उधर चले गए, मतलब कहीं चले गए। लेकिन डिफ्यूज रेडिएशन जो होता है, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में जो डिफ्यूज रेडिएशन होता है, वो जल्दी यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, यानी कि जिसके कारण कुछ जो डिफ्यूज रेडिएशन आ रहा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, यानी कि कांट फोकस डिफ्यूज रेडिएशन, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। अब क्या होता है, हम लोग देखे थे क्या, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में हम लोग क्या पढ़े थे,
ट्रैकिंग सिस्टम पढ़े हैं। अब जब हम लोग ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पे लगाएंगे उसके कारण क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब ट्रैकिंग सिस्टम लगाए हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस करना होगा, तो मेंटेनेंस करने के कारण क्या होता है, उसका भी कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या है, जैसे कि हम लोग फ्लैट रेट कलेक्टर देखे थे, तो फ्लैट रेट कलेक्टर क्या था कि ऐसे ही कलेक्टर रहते थे और सारे जगह पे जो हीट जाता था वो सभी जगह पे क्या होता था, यूनिफॉर्म जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म हीट होता है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म हीट का मतलब हो गया जी कि जब इस कलेक्टर का हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अदर मटेरियल जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम रहेगा, कहीं बढ़ा हुआ रहेगा, कहीं कम रहेगा। मान लेते हैं हम लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, यहाँ रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, तो इस टेम्परेचर इस जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कम रहेगा, थोड़ा सा इससे कम रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, कुछ कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। लेकिन अगर फ्लैट रेट हम रख दिए हैं, सारे अगर बहुत इक्वल पड़ रहा है, वहाँ पर जो फ्लक्स मिलेगा, जो क्या मिलेगा, जो इंटेंसिटी लाइट का मिलेगा, क्या मिलेगा, जो टेम्परेचर मिलेगा, क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मिलता है। उसी बात में यहाँ पे देखा यही क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। अब क्या है कि मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टर सरफेस, ऐसे रिफ्लेक्टर सरफेस को हम क्या कर दिए, रख दिए हैं, ये रिफ्लेक्टर सरफेस, तो इसको जब हम रख देते हैं तो आप भी देखते हो घर में छत पर कुछ अगर रख देते हैं 1 दिन तक 2 दिन तक, तो धूल बहुत सारा जम जाता है, डस्ट पार्टिकल जम जाता है। इसके कारण क्या होता है कि अगर डस्ट पार्टिकल, धूल पार्टिकल इस पर जम गया है तो उसको हम क्या करना, समय समय पे साफ करते रहना होगा। यदि हम उसको समय समय पे साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो लाइट हमारे पास आ रहा है, जो लाइट उधर से आ रहा है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो नहीं अच्छे से हो पाएगा। जैसे कि मान लेते मिरर है, तो मिरर जैसे कि ऐनक होता है, ऐनक मिरर जो होता है उसके पास अगर धूल जम जाता है तो अच्छा से फेस नहीं दिख पाता है। वही कंडीशन यहाँ होता है कि अगर धूल जम गया है तो अच्छा से लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर नहीं पाएगा। इसमें क्या होता है, इसी समय से इसको क्या करना पड़ता है, साफ करते रहना पड़ता है, मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है। अब क्या होता है, इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है, सबसे बड़ा बात होता है इसका इनिशियल कॉस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि इनिशियल कॉस्ट के लिए इसको क्या, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, उसके लिए पैसा, इतना बड़ा मिरर यूज कर रहे हैं, इतना सारा मिरर यूज कर रहे हैं, उसके लिए पैसा, एब्जॉर्बर ट्यूब यूज कर रहे हैं, उसके लिए पैसा, मतलब कि कहीं तो पैसा ही पैसा इसमें चाहिए होता है। और जिसके कारण क्या होता है, इसका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, हाई हो जाता है। यानी कि ये था इसका कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर का एडवांटेज और कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर का डिसएडवांटेज। यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टॉपिक को कवर कर लिया, मतलब कि क्या है कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर और उसका क्या है एडवांटेज और क्या है डिसएडवांटेज। मतलब कि हमने अभी तक नॉन कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर और कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर को अच्छे से डिफाइन कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोगों में इसमें डिफरेंस जानेंगे, अलग अलग तरह का जो रिफ्लेक्टर हम लोग पढ़े उसके बारे में डिफरेंस थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू।